हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद। दोस्तों, देश में चुनावी माहौल चल रहा है और इस नाते तमाम सारे बड़े जो राजनेता हैं और ये तमाम सारे जो लोग हैं, ये तमाम चुनावी रैलियों या फिर दूसरे पर्पसेस से देश के विभिन्न हिस्सों में आपको आते जाते दिख रहे होंगे। उनकी जनसभाएं दिख रही होंगी, उनके कई बार सामाजिक कार्य भी दिख रहे होंगे। इसी क्रम में एक खबर कुछ दिन पहले, यानी 1 से 2 दिन पहले एक खबर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को लेकर के भी सामने आई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको पटना में जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहिब जो है, उसमें लंगर करते हुए नजर आ रहे हैं या लंगर कराते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी सर्व्स लंगर एट गुरुद्वारा पटना साहिब इन बिहार। तो ये खबर जो है पटना साहिब बिहार की है, लेकिन इसका मैं जो आज आपके सामने सेशन लेकर के आ रहा हूँ, इसका इस चुनाव या चुनाव प्रचार या फिर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर विजिट किया है, इससे कोई खास लेना देना नहीं है। परंतु क्योंकि जिस प्लेस को विजिट किया है वो प्लेस जो है आपका पटना साहिब है, पटना साहिब, ठीक है, ये प्लेस आपका पटना साहिब है, ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा, और इस नाते ये आपके लिए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, यूपीएससी में जो करंट अफेयर्स है या जो कभी स्टैटिक पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं वो किसी मतलब इस तरीके के उद्देश्य से पूछे जाते हैं जो करंट में न्यूज़ में कभी रहे हों। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री का विजिट है कहीं पर, तो उसको एक खास इंपॉर्टेंस के तौर पर लिया ही जाता है। और अगर किसी रिलीजियस प्लेस या किसी हिस्टोरिकल प्लेस का विजिट अगर वो करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस खबर के माध्यम से हम आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति की उपलब्धता के आधार पर या उपयोगिता के आधार पर कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से ये आज का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और दूसरा जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी कुछ जैसे आर्ट एंड कल्चर में जो स्ट्रक्चर्स हैं या फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनमें आपके लिए फोकस हो सकता है। हालांकि खास इंपॉर्टेंस इसकी प्रीलिम्स में रहने की ज़्यादा संभावना दिखाई जा सकती है। तो चलिए इसके ऊपर फोकस करते हैं। इस खबर के द्वारा हम इंपॉर्टेंस समझते हैं, महत्वता समझते हैं, ठीक है। पटना साहिब जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा की ऐतिहासिक महत्वता, ऐतिहासिक जो महत्वता है उसके बारे में आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसके नाम को हम देखने का प्रयास करेंगे। जो प्लेस है इनको हम बहुत ही सम्मान के साथ में गुरुद्वारा पटना साहिब इस नाम से बुलाते हैं। साथ ही साथ इसे तख्त श्री पटना साहिब के नाम से भी बुलाया जाता है या फिर तख्त श्री हरमंदिर साहिब के नाम से इनको बुलाया जाता है। हरमंदिर का मतलब है हरि का मंदिर, ठीक है। तो ये हरमंदिर के नाम से भी फेमस है, हरमंदिर साहब के नाम से अन्य भी प्लेसेस आपको सुनने को मिलते हैं। परंतु ये जो पर्टिकुलर गुरुद्वारा है, क्योंकि ये पटना में स्थित है, बिहार में, जो पटना आप लोगों ने बिहार में जो पटना जगह का नाम सुना है, जिसको हम प्राचीन तौर पे पाटलिपुत्र कहते हैं, वहीं पर ये गुरुद्वारा स्थापित है और ये एक तख्त के रूप में है। आप सब लोगों को मालूम होगा कि सिख या सिखिज्म में 5 तख्त हैं, यानी कि 5 तख्त हैं। उन 5 तख्त में से ये भी एक तख्त श्री गुरुद्वारा है जिनका नाम है पटना साहिब, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्यों हो जाती है, उसके पीछे खास रीज़न ये है कि जो सिख धर्म है, जैसे अलग अलग रिलीजन्स जो हैं वो अलग अलग जो प्रवर्तक होते हैं उनके उपदेशों के अनुसार चलता है। उसी अनुसार अगर हम सिख धर्म की बात करते हैं तो सिख धर्म में प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के बाद से लेकर के 10 गुरुओं की परंपरा है। उसमें से जो 10वें गुरु हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं उनका जन्म स्थान है ये पटना,
जहां पर ये आपको गुरुद्वारा देखने को मिलता है। सो इसलिए ये जो जन्म स्थान है गुरु गोविंद सिंह जी का, इनका जन्म यहीं पर हुआ है। 22 दिसंबर सन 1666 को गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में ही हुआ था। और इन्हीं की स्मृति में आप देखेंगे, इन्हीं की स्मृति में जो सिख साम्राज्य जो है, सिख साम्राज्य जिसको आप कहते हैं, सिख साम्राज्य, सिख किंगडम जिसको आप कहते हैं, उसके पहले संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। क्योंकि उससे पहले, महाराजा रणजीत सिंह से पहले आपको मालूम है कि सिख्स जो हैं वो मिसल्स में बटे हुए थे। उन मिसलों का यूनिफिकेशन करके आपको मालूम है महाराजा रणजीत सिंह ने सिख जो सत्ता है, सिख राज्य जो है, उसकी नींव रखी थी। वही महाराजा रणजीत सिंह जी ने ये जो तख्त श्री पटना साहिब है, इसका एस्टैब्लिशमेंट करवाया है और इन्हीं की स्मृति में करवाया है गुरु गोविंद सिंह जी की। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रखता है। ये एक पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर दर्शन देख सकते हैं आप, ठीक है। गुरुद्वारे का दर्शन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जो लोग गए होंगे तो वो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये गुरुद्वारे साहिब है। अच्छा, अब देखिए, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये एक तख्त श्री पटना साहिब हैं और 5 तख्त हैं, तो एक बार आइए 5 तख्त जो हैं उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। 5 तख्त जो हैं उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो ये सिखिज्म में ये 5 तख्त कौन कौन से हैं, आइए उनके ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले और सबसे पुराना जो तख्त है उसे अकाल तख्त के नाम से जाना जाता है। अकाल तख्त अमृतसर में एस्टैब्लिश है, ठीक है। तो ये अमृतसर में एस्टैब्लिश है, यानी ये पंजाब में है, ठीक है। तो ये वाला जो आपको प्रथम तख्त जो दिखाई देता है वो अमृतसर में ही है, पंजाब में। इसके बाद दूसरा नाम अभी मैंने आपको बताया, तख्त पटना साहिब। तो तख्त पटना साहिब ये बिहार में है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि तख्त है जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से है। तीसरा तख्त जो है वो तख्त तख्त केशगढ़ साहिब है, जो आनंदपुर साहिब में है। हिमाचल प्रदेश में आपको ये पहाड़ी इलाके में ये जगह आपको केशगढ़ साहिब देखने को मिलेगी। तो ये भी आपका उत्तर नॉर्थ में है, आपको देखने को मिलेगा। तख्त हुजूर साहिब ये नांदेड़ में है। नांदेड़ यानी कि महाराष्ट्र में, दक्षिण महाराष्ट्र का हिस्सा है ये तख्त हुजूर साहिब, नांदेड़ महाराष्ट्र। और तख्त दमदमा साहिब तलवंडी साबो, तलवंडी साबो जो है ये आपको पंजाब में ही देखने को मिलेगा। तलवंडी साबो एक जगह है, प्लेस है, ठीक है। भटिंडा में आपको ये देखने को मिलेगा। भटिंडा में आपको ये तलवंडी साबो जगह देखने को मिलेगी। तो ये 5 तख्त साहिब हैं जो आप याद रख सकते हैं। इनमें से हम चर्चा कर रहे हैं तख्त साहिब पटना बिहार की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। जैसा कि हमने अभी डिस्कशन किया और ये बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान से रिलेटेड है, इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। डेफिनेटली हमें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में भी जानना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जिनका कि जन्म 22 दिसंबर सन 1666, ठीक है, पटना में हुआ था। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले जन्म के बारे में बताया भी था। तो यहीं पर पटना में इनका जन्म होता है और जन्म के बाद तकरीबन 6 से 7 साल तक उन्होंने अपना जो बचपना है वो यहीं पर गुजारा है। ये सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, सभी लोगों को मालूम है। और इनके पश्चात फिर कोई आगे गुरु नहीं हुए। सिख परंपरा में 10 ही गुरु हैं। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी का इंतकाल होता है, जब वो ज्योति ज्योत में लीन होते हैं, तो उससे पहले उन्होंने ये घोषणा करी है कि अब आगे जो सिखों का मार्गदर्शन होगा वो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार ही होगा। तो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब ही अगले सभी के लिए गुरु होंगे और इसके बाद कोई व्यक्ति जो है वो गुरु नहीं रहेगा। तो इस आधार पर अगर हम व्यक्ति के तौर पर देखें तो 10वें गुरु जो हैं वो कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी हैं और ये अंतिम गुरु हैं। ये कौन है? अंतिम गुरु, ठीक है। 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं ये अगर देखा जाए तो उन्होंने दल खालसा की स्थापना करी है 1969 में। और आप लोगों ने सुना ही है कि तमाम सारे मुगल बादशाह हैं जिन्होंने समय समय पर सिख धर्म को मानने वाले और सिख
जो गुरु हैं उनको प्रताड़ित करने का कार्य किया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए वो प्रथम बादशाह कौन था जिसने किसी सिख गुरु की हत्या करी या उन्हें फांसी की सजा दी। वो पहला मुगल बादशाह कौन है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये आपको मालूम होगी, इसलिए मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। दल खालसा के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुगलों से जो सिख हैं, सिखों के ऊपर मुगलों के अत्याचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले गए। तो उस क्रम में ये आवश्यकता महसूस होती है कि सिखों को अब एक मजबूत और पवित्र तरीके से एक ऐसे यूनिफिकेशन करना होगा कि जो मानवता की जो रक्षा कर सके और अपने किसी भी परिस्थिति में मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए वो तैयार रहे। ऐसे यूनिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो तमाम सारे जो देश दुनिया में जो लोग हैं, चाहे वो सिख हों चाहे कोई और हों, सबको उन्होंने आह्वान किया है और उन्होंने सबको यहाँ पर क्या नाम है, ये केशगढ़ साहिब में, आनंदपुर साहिब में जो है वो बुलाया है। तो बहुत बड़ा हुजूम लगा है आनंदपुर साहिब में 13 अप्रैल यानी बैसाखी के दिन। तो कहा जाता है कि 1699 में बैसाखी के दिन, बैसाखी का जो त्यौहार होता है ना, सिखों में काफ़ी पवित्र त्यौहार माना जाता है ये। हालांकि एक खूनी घटना भी इसी दिन से इतिहास में महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ी हुई है, इस पर भी हमने कवर किया था जब 13 अप्रैल की घटना घटित हुई थी तब। तो 13 अप्रैल का ही ये दिन है जिस दिन दल खालसा का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। इसके पीछे भी काफ़ी रोचक कहानी या कथा जो है वो प्रचलित है। इसमें कहा जाता है कि जब सारे लोगों को बुलाया गया, बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा कि आप में से कौन है वो व्यक्ति जो मतलब उनका एक परीक्षा लेने का मन किया कि कौन वो व्यक्ति हो सकता है जो मानवता के लिए अपने आप का बलिदान तक करने के लिए तैयार हो। तो इसके पीछे कई सारी लोक कथाएं हैं, जिनमें से एक लोक कथा ये कही जाती है कि शायद उन्होंने किसी देवी देवता का पूजा अर्चना किया, वहाँ पर आवाहन किया, और उसके बाद उनकी बलि के लिए गुरु ने ये कहा कि उसमें किसी की बलि चाहिए, जो यहाँ पर आएगा, कौन यहाँ पर आने के लिए तैयार है, ऐसे करके उन्होंने आह्वान किया। तो बहुत सारे लोगों में से केवल एक व्यक्ति जो है उठ करके गए, उन्हें गुरु ने अंदर ले जा करके जो है अपनी मतलब अंदर किया, और वहाँ से जब बाहर निकले तो तलवार जो है वो खून से सनी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि लोगों को ये समझ में आए कि उनकी बलि चढ़ाई गई है। फिर वो आते हैं और फिर वो कहते हैं कि अभी एक और बलि चाहिए, ऐसे ऐसे करके उन्होंने 5 लोगों को बुलाया। 5 लोग बलि देने के लिए स्वेच्छा से तैयार हुए। वो जो 5 लोग बलि देने के लिए स्वेच्छा से तैयार हुए उनको बोला गया पंज प्यारे। हालांकि उनकी बलि नहीं दी गई है, ये तो केवल बाहर के लोगों को दिखाने के लिए है। और जब वो बाहर आते हैं तो वो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, उन्होंने श्वेत पगड़ी पहनी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, श्वेत पगड़ी पहनी हुई है, और वो 5 लोग हैं जो लोगों की किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, किसी भी मानवता के उत्थान के लिए वो अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं। तो जिस समय ये बलि चढ़ रही है, लोगों को लग रहा है बलि चढ़ रही है, उस दौरान लोगों के अंदर जो गुरु का आवाहन है वो आवाहनित होने लगता है और तेजी से। तो 5 जो पंज प्यारे जाते हैं उनसे और भी ज़्यादा लोग, बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं। उसी क्रम में उसी दिन जो है उन्होंने खालसा दल जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट किया है। जो पंज प्यारे हैं सबसे पहले इनको खालसा में कन्वर्ट किया गया। खालसा का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। खालसा का मतलब क्या है? पवित्र। तो ये पवित्र दल के रूप में निर्मित हो रहे हैं और ये मानवता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। अब इस चीज़ की ज़रूरत है क्योंकि इसलिए। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ रूल होंगे, कुछ कानून उन्होंने बनाए, कुछ उन्होंने नियम बनाए कि खालसा में जो जुड़ेगा उसको किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। उसमें से पहला तो ये हुआ कि इसमें एक अमृत चखना एक प्रक्रिया रखी गई, जिसमें एक पवित्र जल का जो है वो पान कराया जाता है या किया गया होगा। कुछ आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे इस प्रक्रिया को, ठीक है। तो वो पवित्र जल का पान कराया जाता है। उन पंज प्यारों ने सबसे पहले उसका पान किया, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह, उनकी पत्नी, उन सब लोगों ने इस चीज़ को धीरे धीरे करके ग्रहण किया और बहुत सारे लोगों ने इस दल खालसा में अपने आप को शामिल कर लिया। आज भी लोग जो खालसा में शामिल होते हैं वो क्या कहते हैं, इसमें इसी प्रक्रिया का पालन करते हैं, अमृत चखते हैं,
ठीक है, अमृत चखना उसको बोला जाता है, उस प्रक्रिया को। और कुछ नियम जो है उसका भी पालन करना पड़ता है, जैसे कि शराब और ये सारी चीज़ों का त्याग करना, ठीक है। फिर उसके अलावा उसमें पंच ककार जो हैं, उन पंच ककार को भी धारण करना होता है। पंच ककार आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है, केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण, ठीक है। ये धारण करने की उन्होंने, आवश्यक रूप से धारण करने की उन्होंने बात करी है। साथ ही साथ ये इस बात का भी संकेत है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, उस सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन को सबसे पहले हटाना होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन अगर नहीं हटेगा तो फिर व्यक्ति खुल करके समाज सेवा में और खुल करके परमार्थ की सेवा में नहीं आ सकता है। तो उसके लिए उन्होंने एक उपाय जो है वो निकाला है, वो ये है कि जो पुरुष और स्त्री हैं उनके नाम के आगे सिंह और कौर शब्द उन्होंने लगा दिया है। तो जो पुरुष इसमें शामिल होगा, जो पुरुष इसमें शामिल होगा, उसके नाम के आगे सिंह लगाया जाएगा, सिंह मतलब शेर। और जो स्त्री है, जो स्त्रियां होंगी, वो जब इसमें शामिल होंगी तो उनके नाम के आगे कौर लगाया जाएगा, और कौर का मतलब होता है राजकुमारी। तो इस तरीके से अब सभी शेर होंगे और सभी राजकुमारियां होंगी, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और बलिदान के लिए भी तैयार रहेंगे, परमार्थ सेवा के लिए भी तैयार रहेंगे। ये सारी बातें उन्होंने करी हैं। साथ ही उन्होंने ये नारा भी दिया कि मैं जितने भी वर्ण हैं सभी वर्णों को मैं सिंह बना दूंगा, मुगलों को यहां से खदेड़ दूंगा, ऐसा करके उन्होंने एक नारा भी दिया था, ठीक है। तो ये सब उसी के पार्ट हैं, उसी की चीजें हैं जो आपको यहाँ पर समझ में आती हैं। और फिर इस दल खालसा ने आगे जो है बहुत तेजी से काम करना शुरू किया। यहां पर एक जगह का नाम लिखा है पाउंटा। पाउंटा जो जगह है वो यहीं आनंदपुर साहिब में ही है, ठीक है। पाउंटा केशगढ़ में ही आपको देखने को मिलेगी। पाउंटा नगर की स्थापना उन्होंने ही करी है, नगर की स्थापना करी है। और यहीं पर उन्होंने कृष्ण अवतार नाम की एक रचना भी लिखी है। साथ ही साथ एक और रचना लिखी है जिसका नाम है विचित्र नाटक। ये इनकी आत्मकथा कहलाती है, ये इनकी क्या कहलाती है, एक आत्मकथा। और यही वो जगह है जहां पर दल खालसा के लोगों को वो सैन्य प्रशिक्षण भी देते थे, सेना की ट्रेनिंग दिया करते थे। तो इनकी जो सेना तैयार हुई, खालसा दल में जो सैनिक तैयार हुए, उसमें तकरीबन 80,000 के आसपास सैनिक शामिल हो चुके थे। अब जब हम इनके रचनाओं की बात कर रहे हैं तो इन्होंने कुछ और किताबें, कुछ और रचनाएं भी हैं उनकी, जैसे जाप साहिब है, बेनती चौपाई है, अमृत सवैये हैं और जफरनामा है। जफरनामा एक पत्र है जो उन्होंने औरंगजेब को लिखा है। तो औरंगजेब को लिखा हुआ ये एक पत्र है जिसको हम लोग जफरनामा के नाम से जानते हैं। सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ जो किलेबंदी है वो भी उन्होंने करनी शुरू करी है। इस क्रम में उन्होंने 4 किले, लौहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़ और केशागढ़ या केशगढ़, ये किले जो है वो निर्मित करवाए हैं, जिससे कि अपना जो लोग और जो है सैन्य जो प्रक्रिया है उसको और तेजी से और ज़्यादा तरीके से पढ़ाया जा सके। आगे चल करके इन्होंने जो पहाड़ी लड़ाके हैं उनको समाप्त करने के लिए उन्होंने औरंगजेब का साथ जो है वो लिया है। साथ क्या लिया है, साथ देने की बात करी है, उससे बात करने के लिए उसके पास जाने के लिए वो तैयार हैं। परंतु उससे पहले कि औरंगजेब से मिलते औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। फिर बाद में आगे चल के औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी है बहादुर शाह प्रथम, उस बहादुर शाह प्रथम ने जो है आगे चल करके धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया था। क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा, उत्तर मुगल काल अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता है कि लेटर मुगल पीरियड के जो मुगल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं हैं। हालांकि ठीक है, बहादुर शाह प्रथम इस मामले में थोड़ा अव्वल है, परंतु बहादुर शाह प्रथम जो है वो थोड़ी सी दूरदर्शिता रखता है और वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति को लेकर के चलता है। तो इससे पहले जो मुगलों और सिखों के बीच में जो दरार है उसको कम करने के प्रयास में बहादुर शाह जफर जो है, माफ़ कीजिएगा, बहादुर शाह प्रथम जो हैं वो गुरु गोविंद सिंह के साथ होते हैं और गुरु गोविंद सिंह को अपने दरबार में 5 हज़ारी मनसब भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जो है मुगल जो राज दरबार है उसमें 5 हज़ारी मनसब भी हुए। फिर इसी क्रम में जब उनकी शक्तियां बढ़ती चली गई तो अफगान जो हैं वो उनसे चिंतित होने शुरू हो जाते हैं। तो इसी अफगानों का जो ये भय है कि जो सिखों का ये जो पावर है वो जो बढ़ रहा है, दल खालसा के रूप में जो पावर बढ़ रहा है, उसी से भयभीत होकर के एक अफगान है वो यहाँ पर इनकी हत्या का षड्यंत्र रचता है। और 1708 में जब वो एक कैंप में हैं
तो उस कैंप में अजीम खान अपने मित्रों के साथ जो है या अपने अन्य साथियों के साथ में इनके कैंप में प्रवेश करता है और इनके ऊपर प्रहार कर देता है। खंजर से प्रहार होने के कारण ये घायल हो जाते हैं। हालांकि दूसरा प्रहार हो और उनकी हत्या हो सके उससे पहले गुरु गोविंद सिंह ने फुर्ती दिखाते हुए अपने ऊपर जिसने हमला किया उसको मार डाला और दूसरे साथियों को दूसरे सिख रक्षकों ने जो है वो मार डाला। और उसके बाद उनका इलाज हुआ और इलाज होने के पश्चात वो ठीक हो गए, लेकिन कुछ समय पश्चात उनकी चोट फिर से उभर आई और उसके बाद वो उनको लगा कि अब शायद हमारा अंतिम समय निकट है। तो इस तरीके से उसी घायलावस्था में उनकी 1708 में मृत्यु हो जाती है। 1708 में उनकी मृत्यु नांदेड़ में हो रही है। ठीक है, कहाँ पर हो रही है? नांदेड़ में। और नांदेड़ में भी आपने देखा कि एक जो है तख्त साहिब हैं जिनको हम लोग बोलते हैं तख्त हुजूर साहिब, नांदेड़, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैंने आप लोगों को ये जो गुरुद्वारा साहिब पटना है उसके माध्यम से न सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको गुरुद्वारा साहिब पटना के इंपॉर्टेंस बताई, बल्कि गुरु गोविंद सिंह से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर भी मैंने चर्चा करी है। निस्संदेह जो है अन्य चीज़ें भी हैं। सिख धर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग, अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं उसमें सिख धर्म जब आप पढ़ते हैं, सिख रिफॉर्म्स पढ़ते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, वहाँ से भी इम्पोर्टेंस आपको इसकी समझ में आती है। सिख जो राज्य है वो इस्टेब्लिश होता है तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसके बहुआयाम हो सकते हैं। जो लोग निकट परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, इस खबर के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इन तमाम सारे आयामों को आप ज़रूर कवर करें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि 17 मई से बैचेस जो हैं वो शुरू होने वाले हैं P2I बैचेस के। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो हिंदी के बैच 8 में एडमिशन लेने के लिए अब आपके लिए दरवाजे ओपन हो चुके हैं। 27,999 में मात्र आपको ये कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। अभी भी विरद लाइव कोड, ये आप कहीं नोट कर लीजिए। स्टडी IQ IAS हिंदी में किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं उसमें न्यूनतम डिस्काउंट आपको विरद लाइव कोड से मिल जाएगा। इस GS फाउंडेशन बैच की इंपॉर्टेंस ये है कि आपको इसमें डेली लाइव क्लास तो मिलेंगी ही, साथ ही साथ इसमें आपको डेली लेक्चर नोट्स मिलेंगे, डेली आपको जो है आंसर राइटिंग करने के लिए मिलेगा। आपको 18 किताबों का सेट आपके घर तक पहुंचाया जाएगा जो कि मोर देन सफिशिएंट है, आपको कोई किताब नहीं खरीदनी है। प्रीलिम्स के लिए हम अलग से तैयारी कराएंगे इसी में निःशुल्क तरीके से। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद सबसे यूनिक फीचर जो हमारा है वो ये है कि हम आपको अपने पास बुलाएंगे अपने दिल्ली NCR के इंस्टीट्यूट में। वहाँ पर अपने खर्चे पर आपको रहना खाना हम करने के लिए देंगे, मतलब हमारे खर्चे पे आप रहेंगे, यहाँ पर खाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और मेंस की शानदार तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। और इस मेंस की प्रिपरेशन के बाद जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू के लिए भी हम इसी तरीके से तैयार रहेंगे। सो प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक सब कुछ हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं मात्र 27,999 में। और फिर बीच बीच में मेंटरशिप की सुविधा भी आपको लगातार मिलती रहेगी, तो आपको कोई भी तकलीफ वहाँ होने वाली नहीं है। बस एक बार आपको प्लान बनाना है, मन बनाना है, जुटना है और जुझारूपन जो है आपको दिखाना है और UPSC के एग्जाम के लिए आगे बढ़ना है। किसी भी परिस्थिति में कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में आप हमें खोज सकते हैं virat.dubey के नाम से, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपनी समस्याओं के साथ या अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में virad.dubey@studyiq.com। आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर कैसा लगा या इस लेक्चर से संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।